नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिवेंद्र मिश्र। स्त्री पुत्रादिक सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम। ये मित्रों जो श्लोक है ये गृह निर्माण की महिमा बताने वाला है। घर की क्या महिमा होती है। हमारे यहाँ गृह निर्माण को भी एक धार्मिक कृत्य माना गया है। घर का निर्माण क्यों करना चाहिए? गृहस्थ को घर का निर्माण स्त्री पुत्र सुख के लिए, और जो घर है वो धर्म अर्थ और काम को देने वाला है। तो ऐसी हमारे शास्त्रों में घर की महिमा मित्रों कही गई। तो हमारा विषय आज इसी टॉपिक पर रहेगा कि घर निर्माण को करने से पहले जो आवश्यक चीज़ है यानी भूमि का चयन, ये बहुत आवश्यक है मित्रों। बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि भूमि जो चयन है वो वास्तु के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जब से आप गृह निर्माण के संबंध में प्रयास करना शुरू करते हैं उसी समय से वास्तु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने मकान के लिए या ऑफिस के लिए, दुकान के लिए हम भूमि का चयन कैसे करें, साथ ही उस भूमि के चयन के आधार क्या हैं, किस किस प्रकार से हम भूमि का चयन या भूमि का निर्धारण कर सकते हैं, साथ ही उस भूमि का परीक्षण कैसे करें कि वो भूमि हमारे लिए सही है या भी नहीं। भूमि चयन करने के बाद में भूमि परीक्षण की प्रक्रिया आती है मित्रों। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। कुछ आवश्यक टिप्स भी आपको देंगे, कुछ उपाय देंगे कि किस प्रकार से हम चयन के बाद भूमि परीक्षण भी कर सकते हैं। कुछ शकुन की बातें हैं कि वो भी इसमें शामिल रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो मित्रों सबसे पहले क्या है कि हम जब भी वास्तु प्रक्रिया शुरू करते हैं यानी गृह निर्माण का कार्य शुरू करते हैं तो पहले हम एक उपयुक्त भूमि का चयन करते हैं। हमारे कार्य के आधार पर, हमारी आवश्यकताओं के आधार पर, हमारी प्रायोरिटीज़ के आधार पे भूमि चयन का क्राइटेरिया भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हमें निवास योग्य केवल भूमि चाहिए तो उसका जो मानदंड होगा वो अलग होगा। अगर हमें व्यवसाय के लिए, प्रतिष्ठान के लिए अगर हमें कोई ज़मीन चाहिए तो उसके निर्धारण के मानदंड वो थोड़ा अलग होगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो सर्वसाधारण के लिए शुभ होती हैं, उसमें आप चाहे निवास करें चाहे आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। कुछ ज़मीनें होती हैं जो केवल निवास के योग्य होती हैं, वहाँ पे आप व्यवसाय नहीं कर सकते। कुछ भूमियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे केवल आप व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ पे रह नहीं सकते। तो हम इन सब चीज़ों में विचार करेंगे कि क्या क्या आधार हैं भूमि को चयन करने में। तो मित्रों सबसे पहला जो आधार भूमि को चयन करने के लिए होता है वो ये है कि उस भूमि पर उगने वाली वनस्पतियाँ और वहाँ की मिट्टी। तो ये बहुत ही आवश्यक पक्ष है मित्रों, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ समझिए वास्तु में बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है कि आप मिट्टी के चयन से, भूमि के चयन से लेके मकान निर्माण तक पहुँचते हैं। तो भूमि के चयन में भी मिट्टी का बड़ा रोल है। अगर चिकनी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी लग रही है, चिकनी मिट्टी हाथ में छूने में लग रहा है कि मिट्टी चिकनी है, बहुत पत्थर वाली, बहुत बजरी वाली नहीं है, तो वो भूमि निवास के लिए उपयुक्त होती है। साधारण तौर पर शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसके आधार पर यदि मिट्टी का वर्ण कुछ सफ़ेदी लिए हो और वहाँ पे कुछ ज़्यादा उगता हो तो ऐसी भूमि जो बौद्धिक कार्य करने वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त होती है। जैसे पत्रकार हो गए, राजनेता हो गए, आपके शिक्षक हो गए, लेखक हो गए, कवि हो गए, वैज्ञानिक हो गए, जो अनुसंधान का कार्य वगैरह करते हैं, बौद्धिक कार्य जहाँ पे है, जहाँ बौद्धिक कार्य की प्रधानता है, प्रबलता है, ऐसे सभी व्यक्ति इस भूमि पर निवास करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। जहाँ मिट्टी कुछ लाल वर्ण लिए हो, साथ में वहाँ पे मूंज यानी शर अधिक मात्रा में उगता हो, तो ऐसी भूमियाँ प्रशासनिक लोगों के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। ऑफिसर्स रैंक, पुलिस, सेना, इनके लिए बहुत उपयुक्त होती है ऐसी भूमि। ऐसी भूमि पर ये लोग निवास करेंगे तो उनकी बहुत उन्नति होगी। अगर वही मिट्टी का वर्ण कुछ पीलापन लिए हुए हो और वहाँ पे काश बहुत उगता हो, एक घास होती है काश, कुछ के साथ में उगती है काश, कुछ काश दोनों अगर हो या केवल काश हो, तो ऐसी भूमि मित्रों व्यवसाय के लिए, व्यापारिक कार्य करने वालों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। पूरे व्यवसायी वर्ग के लिए ऐसी जो भूमि है वो सर्वथा शुभ है। अगर वो ऐसी भूमि में निवास करते हैं तो उनकी उन्नति, व्यवसाय में उन्नति निश्चित रूप से होती ही होती है। इसके अतिरिक्त यदि भूमि में दूब उगी हो, घास उगी हो, जो सामान्य घास होती है वैसी हो, और कुछ काला वर्ण लिए हुई मिट्टी हो, तो ऐसी भूमियाँ कलाकारों के लिए, जैसे आपके ये फिल्म कलाकार हो गए या
किसी भी तरह का कला का काम करने वाले, जैसे कुम्हार हो गए या आपके ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले या लकड़ी का काम करने वाले, जो या पेंटिंग करने वाले कलाकार हो गए, या नौकरी पेशा लोग, सामान्य जनमानस, इन सब के लिए वो शुभ होती है। ज़मीन में एक चीज़ देखने वाली बात होती है मित्रों की ज़मीन में घास उगी हो, मतलब वो उपजाऊ हो देखने में, साथ ही वहाँ जल की प्रधान थोड़ा उपलब्धता हो। ऐसा ना हो कि ज़मीन देखने में एकदम सूखी लग रही, जैसे मिट्टी होती है ना, कुछ नम होती है और कुछ होती एकदम सूखी लगती हैं कि एकदम जैसे लगता है कि ज़मीन में अंदर पानी है ही नहीं। तो अगर एकदम सूखी लग रही हो तो उसका भी त्याग कर दें। थोड़ी नम लग रही हो, उसमें घास उग रही हो और देखने में शुभ लग रहा हो, मतलब बहुत मन को वहाँ प्रसन्नता हो रही है, तो ऐसी भूमि निवास के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। इसमें वनस्पतियों का आधार भी मित्रों ये है कि जैसे किसी भी भूखंड को जैसे आपने चयन कर लिया, तो अब ये देखना है कि उसके पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में या उत्तर दिशा में कौन से पेड़ हैं। अगर किसी भूखंड के पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ है तो वो शुभ होता है, लेकिन अगर पूर्व दिशा में ही बरगद के पेड़ हो तो वो अशुभ है। ऐसी जमीन का त्याग कर दें। वहीं दक्षिण दिशा में अगर गूलर का पेड़ हो तो वो शुभ होता है, लेकिन अगर पलाश का पेड़ हो दक्षिण दिशा में तो वो अशुभ है। ऐसी भूमि का त्याग कर दें। अब इसके विपरीत हो जाता है कि जैसे अगर पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ हो तो वो बहुत शुभ होता है, लेकिन पश्चिम दिशा में अगर पीपल का पेड़ है तो वो उसका त्याग कर दें। अगर भूखंड के जिस भूखंड का आप चयन कर रहे हैं उसके उत्तर दिशा में पलाश का पेड़ हो तो बहुत शुभ है, लेकिन अगर गूलर का पेड़ हो तो वो भूमि अशुभ हो जाती है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो मित्रों, ये तो रही हमारी एक भूमि वनस्पति के आधार पर, मिट्टी के आधार पे। अब देखते हैं कि आकार के आधार पे भूमि या भूखंड क्या कहता है। अगर कोई प्लॉट है जो आयताकार है, मतलब चौड़ाई से उसकी जो लंबाई है वो तो अधिक है थोड़ी, तो जो आयताकार प्लॉट होते हैं मित्रों ये सर्व सिद्धिदायक होते हैं। ऐसी भूमि पर सब प्रकार का काम किया जा सकता है, सब कार्यों में इनमें सिद्धि मिल जाती है, शुभ होता है। आप चाहे व्यवसाय करें, चाहे निवास करें, चाहे दुकान खोलें, चाहे ऑफिस बनाएं, चाहे मकान बनाएं, चाहे फैक्ट्री लगाएं, हर काम के लिए ऐसी भूमि सर्वथा शुभ होती है। अगर प्लॉट वर्गाकार है, मतलब लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो ऐसी भूमि भी बहुत शुभ होती है। इसमें धन की विशेष वृद्धि होती है, मतलब वो सारे काम तो हैं ही जो आयताकार में है, लेकिन धन संबंधित ये भूमियां विशेष लाभ करती हैं। अगर प्लॉट का आकार जो है वो वृत्ताकार यानी गोल है, तो बुद्धि का कार्य करने वालों के लिए तो ये शुभ होता है, लेकिन निवास के योग्य ऐसी भूमियां नहीं होती। अगर प्लॉट त्रिकोणा है, त्रिकोणाकार है, 3 कोने वाला है, तो ऐसी भूमि पर निवास करने से मनुष्यों को हमेशा राज भय बना रहता है। सरकार से सदा उसको भय बना रहता है, प्रशासन से भय बना रहता है। ऐसी भूमि में व्यवसाय करना या निवास करना किसी भी मतलब तरीके से शुभ नहीं होता है। व्यवसाय करेंगे तो वो निश्चित रूप से चलेगा नहीं, उसको चलाने में बहुत सी मुसीबतें आएंगी, और निवास करने में राजभय बना रहेगा हमेशा ऐसे व्यक्तियों को। अगर शकट के आकार का है, मतलब आगे मुंह इतना एकदम पतला हो गया है और पीछे जाके एकदम से जमीन बहुत चौड़ी हो गई है, तो ये शकटाकार है, ये धन का नाश कर देती है मित्रों। ऐसे जो प्लॉट होते हैं धन का नाश कर देते हैं। अगर दंडाकार है, मतलब है तो आयत के आकार में, लेकिन आगे जो चौड़ाई फ्रंट है एकदम कम है, जैसे 20 फुट आगे फ्रंट हो गया और पीछे 100 फुट लंबाई हो गई प्लॉट में, तो वो प्लॉट दंडाकार हो गया, मतलब उसमें जैसे रेल के डिब्बे के टाइप का हो गया। तो ऐसे ही प्लॉट पे अगर आप मकान बनाते हैं या ऐसी भूमि पे, भूखंड पे अगर आप मकान बनाते हैं तो आपको धननाश भी होगा, साथ में वहाँ रहने वालों को सदा दुख बना रहता है और उनके वाहनों का नाश हो जाता है। वाहन सुख ऐसे व्यक्तियों को कभी नहीं मिल पाता। तो ये आया। अब इसमें क्या है कि जैसे कुछ भूमि है वो व्यवसाय के लिए शुभ होती है, जैसे सिंहाकार। अगर प्लॉट आगे से थोड़ा चौड़ा हो और पीछे से थोड़ा सा जाके दब गया हो, तो ऐसा जो भूखंड होता है इसको सिंहमुखी कहते हैं। ये व्यवसाय के लिए तो बहुत उत्तम है, लेकिन ऐसी भूमि पे आप निवास नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। अगर इसके विपरीत हो, गौमुखी हो, यानी आगे से थोड़ा सा पतला हो और पीछे से थोड़ा सा जाके वो चौड़ा हो गया हो,
तो ऐसा जो भूखंड होता है ये गौमुखी होता है। ये इस पर निवास के लिए तो बहुत शुभ है, लेकिन व्यवसाय के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता है। मध्यम होता है, बहुत अधिक मतलब व्यवसाय उसमें चलेगा नहीं। तो आकार के आधार पर मित्रों और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, पृष्ठ के आधार पे, ढाल के आधार पे। वो सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में आपको एक अलग अलग टॉपिक के रूप में बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं। तो ये तो हमारा मित्रों आकार के आधार पे और भूमि चयन की बात हो गई कि हम भूमि का चयन किस प्रकार से करें एक सामान्य तौर पे। तो ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई ना, हमने ऊपर से देख लिया, लेकिन अब ज़मीन में अंदर क्या है वो तो हम जानते नहीं हैं। ऊपर से देखने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़मीन शुभ नहीं होती। तो अब हम क्या करें? तो भूमि परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो भूमि परीक्षण के मैं यहाँ 3 प्रकार आपको दे रहा हूँ, वो 3 प्रकार आप करके देख सकते हैं भूमि चयन के बाद। तो उनमें करना क्या है? पहला प्रकार ये है कि आप जो भी मकान लेने जा रहा हो या जिसके नाम से मकान खरीदना हो, उसके हाथ के नाप से 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा एक खोद दें ज़मीन में सूर्यास्त के समय, और उसमें उस गड्ढे को पूरा पूरा एकदम जल से भर दें और घर चले जाएं। प्रातःकाल सुबह सुबह एकदम तड़के आके वहाँ पे देखें कि उस गड्ढे में जल की क्या स्थिति है। अगर थोड़ा पानी बचा हो तो वो भूमि बहुत शुभ होती है। ऐसी ज़मीन को ले लेने से बहुत लाभ होता है। ऐसी ज़मीन में आप निवास करें, मकान बनाएं, दुकान बनाएं, बहुत लाभ मिलेगा। अगर ज़मीन में थोड़ी नमी बाकी हो, पानी तो एकदम सूख गया हो लेकिन ज़मीन में नमी हो, लगा हो जैसे कीचड़ जैसा कुछ हो, तो ऐसा भूमि जो है वो मध्यम प्रकार में आ जाती है। लेकिन अगर ज़मीन का जल भी एकदम सूख गया हो और उसमें दरार पड़ गई हो, तो ऐसी भूमि अगर आप चयन भी कर लेते हैं सब शुभ देख के, तो भी इस भूमि का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें रहने वालों को कभी सुख नहीं मिलता है, अनिष्ट कारक है। दूसरा प्रकार क्या है? अगर इतना समय ना हो तो क्या करें? दूसरा प्रकार यह है कि मित्रों इसी तरह से जिसके लिए भूखंड खरीदना हो जिसके नाम से, उसके हाथ के नाप से 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद लें, और जो वो खोदने के बाद जो मिट्टी निकली है ना, उसको फिर से उसी में डाल दें। अब देखें कि अगर मिट्टी बढ़ जाए, मतलब गड्ढा पूरा हो गया लेकिन तब भी मिट्टी बच गई, तो वो ज़मीन बहुत शुभ है, उस ज़मीन को ले लें। अगर मिट्टी पूरी पूरी चली जाए, बराबर हो जाए, मतलब जितनी मिट्टी थी सब चली गई और लेवल पे आगे बराबर हो गया, तो वो भूमि मध्यम प्रकार की है, वो भी ठीक है, उसको भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर मिट्टी घट जाए, जितनी मिट्टी निकली थी वो सब डाल दी, लेकिन उसके बाद भी गड्ढा पूरा नहीं हो पाया, वो अभी भी गड्ढा बना हुआ है, तो ऐसे भूखंड का बिल्कुल भी त्याग कर दें। नहीं, जीवन में ऐसे ही गड्ढे बने रहेंगे, धन नाश होता रहेगा, आप कितना भी डालते रहेंगे वो कभी पूरा नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रकार यह है कि इसी तरह से एक गड्ढा आप खोद लें, जैसे पहले बताया जा चुका है, उसको पूरा जल से भर दें, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ 100 कदम चल के जाएं और फिर वापस चल के आएँ। जैसे चल के गए थे उसी तरह से चल के वापस आएँ। अगर देखें कि जल पूरा पूरा भरा हुआ है तो वो ज़मीन शुभ है। अगर कम से कम आधा मात्रा में जल अभी बचा हुआ है तो ज़मीन मध्यम प्रकार की है। अगर चौथाई से भी कम जल रह गया है तो समझ लें कि ज़मीन एकदम अधम कोटि की है, उसको लेने वाला नहीं है, उस ज़मीन का त्याग कर दें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं जब हम वास्तु निर्माण करते हैं, यानी भवन निर्माण करते हैं। इन चीज़ों को प्रायः हम अनदेखा कर देते हैं, केवल ध्यान ये देते हैं कि वास्तु शुभ हो, वास्तु शुभ हो, मकान सुवास्तु के अनुसार बने। लेकिन जब आधार ही गलत हो जाएगा तो आप कितना भी उसको आप लिपापोती करें और वास्तु के अनुसार बनाएं, वो शुभता नहीं आ पाती मित्रों। जब आधार ही गलत हो गया, जिस ज़मीन पर मकान बनना वो ज़मीन ही अगर अशुभ हो गई, तो आप कितना भी अच्छा वास्तु निर्माण कर लें, वो शुभता नहीं आ पाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर आप वास्तु के अनुसार मकान या भवन निर्माण करवाते हैं तो निश्चित रूप से उसका पूर्ण फल मिलेगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं वो बेल आइकन जरूर दबा दें, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, आप जान नहीं पाएंगे। हम श्रृंखला रूप में चला रहे हैं मित्रों। अभी जैसे हमने ये टॉपिक बनाया, अब जो आगे के टॉपिक रहेंगे वो श्रृंखला रूप में ही रहेंगे। जो हमारे नए मित्र हैं वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, जो देख रहे हैं। आपको इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। हम ज्योतिष के प्रत्येक पक्ष पर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको वास्तु, हस्तरेखा, कुंडली विज्ञान, साप्ताहिक भविष्यफल, इन सब का मतलब एक कंप्लीट पैकेज में आपको मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय श्री राम।